हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी देखेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 से जो आपका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी। और ये डीयू एसओएल और एनसीवेब सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो हेल्पफुल है क्योंकि सभी का सिलेबस सेम है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ। और प्लस आपको फ्री में पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दी जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस आप वीडियो एंड तक देखो, आपका काम बन जाएगा और मोस्टली क्वेश्चंस आपके यहीं से आएंगे। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। मेरा यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। अगर आपकी कोई क्वेरी भी होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप एकलव्य स्नातक 1 सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी पीडीएफ्स अवेलेबल करवा दी जाती हैं, प्लस में आपको जो भी अपडेट्स होते हैं वो यहाँ पे मिलते रहेंगे। सो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट इज पॉलिटिकल थियरी, डिस्कस इट्स रेलेवेंस। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। सो पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह है कि हम सोसाइटी में कैसे ऑर्गेनाइज तरीके से रह सकते हैं, कैसे हम एक सोसाइटी को चलाते हैं। यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी एक बंच ऑफ आइडिया है, यानी कि कई सारे थिंकर्स के आइडियाज हैं कि गवर्नमेंट को कैसे काम करना चाहिए, एक अच्छी गवर्नमेंट कैसे होती है, क्या हमारे राइट्स होते हैं, क्या हमारी ड्यूटीज होती हैं एक कम्युनिटी में जब आप रहते हो। सो एक तरीके से ये एक रूल बुक है, या कह सकते हो कि देश को चलाने के लिए, किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए बहुत जरूरी चीज है। ठीक है। और इसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? पॉलिटिक्स का एक फिलोसफिकल ब्रेन समझ लो। यानी कि थोड़ा सा आप देखोगे फिलोसफिकल थिंकिंग जब आप करते हो तो आप ये समझ लो जो वर्ड पॉलिटिक्स है, राजनीति है, राजनीति का जो दिमाग होता है ना वही पॉलिटिकल थ्योरी है। यानी कि राजनीति कैसे काम करती है, पोल थ्योरी के वजह से काम करती है। सो आप इसके अंदर पॉलिटिक्स के जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं वो कैसे काम करते हैं, ये सब चीजें आप पोल थ्योरी में पढ़ते हो। आप ये समझ लो कि इट्स लाइक अ डाइविंग इनटू अ डीप एंड ऑफ द पॉलिटिकल पूल टू फिगर आउट व्हाई थिंग्स आर द वे दे आर और हाउ दे कुड बी बेटर। यानी कि ये एक ऐसा स्विमिंग पूल है बहुत गहरा पॉलिटिक्स का, जहां पर आप कूदोगे तो आपको पता चलेगा कि चीजें क्यों होती हैं, कैसे और अच्छी हो सकती हैं जब आप कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हो। सो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर जो लोग थिंकर होते हैं उनको पॉलिटिकल थ्योरिस्ट कहा जाता है। ठीक है, जो अपनी थ्योरीज लिखते हैं। और कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं पोल थ्योरी में? जैसे आप जस्टिस के बारे में पढ़ते हो, पावर के बारे में पढ़ते हो, स्टेट के बारे में पढ़ते हो, अथॉरिटी के बारे में पढ़ते हो, फ्रीडम के बारे में पढ़ते हो, राइट्स के बारे में पढ़ते हो, सेक्युलरिज्म के बारे में आप पढ़ते हो। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हो। और अगर आपने कभी क्लास 11th में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ा हो तो वहां पर भी आपकी पॉलिटिकल थ्योरी की एक बुक होती थी। सो वो जितने भी चीजें आप वहां पर पढ़ के आए हो ना, वो सारी चीजें ही पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर आती हैं। और मैं अगर आपको बताऊं, पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो नेचर में नॉर्मेटिव होती है। जैसे कि इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को एक्सप्लोर किया जाता है, जैसे आपका जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया। सो ये क्या है कि इट एम्स टू अंडरस्टैंड एंड प्रिस्क्राइब द आइडियल्स। यानी कि ये इसका मेन एम ये होता है कि जो आपको अपनी गवर्न करनी है पॉलिटिकल लाइफ, आपको जो अपनी सरकार चलानी है, उसके लिए आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए अच्छे से। और पॉलिटिकल साइंस जो है ये इंटरडिसिप्लिनरी है। कैसे? पॉलिटिकल साइंस के अंदर बहुत सारे और भी डिसिप्लिन्स आके इंटरसेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल फिलोसफिकल, क्योंकि फिलोसफिकल थिंकिंग होती है तो फिलोसफी इसमें आ गया, सोशियोलॉजी भी इसी में आ गया, सोशियोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स आप इसमें पढ़ते हो। हिस्ट्री इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि जब आप राइट्स वगैरह जैसे टॉपिक पढ़ते हो तो आप उसकी हिस्ट्री में जाते हो कि राइट्स की हिस्ट्री क्या है, राइट्स कहाँ से आए। सो हिस्ट्री सब्जेक्ट भी आ गया। आप इकोनॉमिक्स को भी इसमें ऐड कर देते हो जब आप पढ़ते हो। सो ये एक क्या है, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मिलती है ये पढ़ के हमें पोल थ्योरी से। ठीक है, पॉलिटिकल जो फिनोमिना है उसकी एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग देता है पोल थ्योरी हमें। और आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर बहुत सारी आइडियोलॉजीज होती हैं, जैसे लिबरलिज्म होता है, मार्क्सिज्म होता है, कंजर्वेटिज्म होता है, सोशलिज्म होता है, फेमिनिज्म होता है। बहुत सारी आप आइडियोलॉजीज इसमें पढ़ते हो। आप अपने आप को कहते हो कि मैं राइट विंग का हूं या लेफ्ट विंग का हूं, सो वो भी एक आइडियोलॉजी है। ठीक है, आप खुद को कहते हो आप कम्युनिस्ट हो, वो भी एक आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल थ्योरी की ही आइडियोलॉजी है। सो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। और क्या है, क्रिटिकली चीजों को देखा जाता है। पॉलिटिकल जो थ्योरी के थिंकर होते हैं वो चीजों को क्रिटिकली देखते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, चैलेंज करते हैं चीजों को कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, क्रिटिकल बातें होती हैं। फिर है ग्लोबल पर्सपेक्टिव,
पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो नेशनल और ग्लोबल दोनों लेवल पर इश्यूज को एड्रेस करती है। जैसे कि ग्लोबल जस्टिस की बात होती है पोल थ्योरी में, ह्यूमन राइट्स की बात होती है, ह्यूमन किसी एक देश में तो होते नहीं, पूरी दुनिया में होते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस की बात भी इसमें होती है कहीं ना कहीं। सो एक तरीके से ये ग्लोबली भी कनेक्टेड है पोल थ्योरी का टॉपिक। डायनामिक है पोल थ्योरी और इवॉल्व हो रही है टाइम के साथ साथ। पोल थ्योरी स्टैटिक नहीं है, ऐसा नहीं है आज से 100-200 साल पहले जिन लोगों ने थ्योरी दे दी वो पुरानी हो गई और नई थ्योरीज आ नहीं रही हैं। पॉलिटिकल थ्योरी समय के साथ साथ इवॉल्व होती है, जैसे सोसाइटी में चेंज आते हैं, नई नई थ्योरीज आती हैं, नई नई आइडियोलॉजीज आती हैं। ओके, सो जैसा कंटेम्प्रेरी टाइम होता है उसी के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल थ्योरी इवॉल्व करती है। अब मैं आपको बताता हूं, आप इसके अंदर पावर के बारे में भी पढ़ते हो कि पावर कैसे मिलती है स्टेट को, कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, कैसे पावर को अच्छे से एक्सरसाइज किया जाता है पॉलिटिकल सिस्टम में। आप अथॉरिटी के बारे में पढ़ते हो कि जो अथॉरिटी होती है उसकी लेजिटिमेसी क्या होती है, अथॉरिटी का सोर्स क्या होता है। आप जस्टिस के बारे में पढ़ते हो कि फेयरनेस का मतलब क्या होता है, ठीक है, न्याय और अन्याय क्या होता है। आप अपॉर्चुनिटीज, राइट्स, रिसोर्सेस, ये सारी चीजें पढ़ते हो। इसके अलावा राइट्स के बारे में आप पढ़ते हो कि कितने तरीके के राइट्स होते हैं। आप स्टेट के बारे में पढ़ते हो कि स्टेट का काम क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। आप सिटीजनशिप के बारे में पढ़ते हो कि एक सिटीजन के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और राइट्स होते हैं। और इक्वलिटी के बारे में आप पढ़ते हो, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वलिटी आप देखते हो। फ्रीडम के बारे में आप पढ़ते हो, लिबर्टी के बारे में पढ़ते हो, नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी आप इसमें देखते हो। कई सारी आइडियोलॉजीज के बारे में आप पढ़ते हो। आप गवर्नेंस के बारे में पढ़ते हो, कैसे गवर्नेंस होती है, डेमोक्रेसी, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, ये सब चीजें पोल थ्योरी में पढ़ाई जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका रेलेवेंस क्या है, आखिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी आपको ये बताती है कि ये नेचर में नॉर्मेटिव है, यानी कि आप पॉलिटिकल सिस्टम्स को अगर समझना चाहते हो, अच्छे से पॉलिसीज को समझना चाहते हो, सो पोल थ्योरी बहुत जरूरी हो जाती है। और इसी से आपको पता चलता है क्या चीज जो है वो न्याय संगत है या जस्ट है या फेयर है, अच्छी है, एथिकल है, ये आपको पोल थ्योरी से पता चलता है। क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए पोल थ्योरी का ही इस्तेमाल होता है। पोल थ्योरी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसको यूज करते हैं स्कॉलर्स, जिससे वो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और उसकी आइडियोलॉजी को समझते हैं, क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। पॉलिसी डेवलपमेंट के लिए भी पॉलिटिकल थ्योरी बहुत जरूरी है। अगर आपको डेवलपमेंट पॉलिसीज बनानी है, सो पॉलिसी मेकर जो होते हैं वो पॉलिटिकल थ्योरीज को पढ़ते हैं और उसके बाद उसको ढंग से बनाते हैं अपनी पॉलिसीज को। जैसे सोशल जस्टिस का टॉपिक को वो पढ़ते हैं, ह्यूमन राइट्स को पढ़ते हैं, इकोनॉमिक इक्वालिटी के टॉपिक को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद वो पॉलिसीज बनाते हैं। हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग मिलती है हमें। पॉलिटिकल थ्योरी हमें हिस्टोरिकल इवोल्यूशन दिखाती है कि पॉलिटिक्स कहाँ से स्टार्ट हुई थी, पॉलिटिकल थॉट्स कहाँ से आना स्टार्ट हुए थे। अलग अलग दुनिया के एरियाज के अंदर जो पॉलिटिकल थिंकर हुए हैं उनके बारे में हमें बताता है ये, मतलब जो पोल थ्योरी का सब्जेक्ट है। अलग अलग चीजें हमें यहाँ पता चलती हैं। सोशल चेंज, पॉलिटिकल थ्योरी से लोग इंस्पायर होते हैं और इससे बहुत सारे मूवमेंट्स भी हम पढ़ते हैं। भाई पॉलिटिकल मूवमेंट्स होते हैं, लोग राइट्स के लिए लड़ते हैं, ठीक है, ये सारे आइडियाज पोल थ्योरी के अंदर पढ़े जाते हैं, मतलब पढ़ाए जाते हैं। नेशनलिज्म, आपने नाम सुना होगा, नेशनलिज्म की वजह से सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, अपने देश के लिए आकर खड़े होते हैं। सो नेशनलिज्म भी पोल थ्योरी का ही एक टॉपिक है। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल सिस्टम्स, आज की डेट में अगर आपको पॉलिटिकल सिस्टम्स को समझना है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना है, उसके क्रिटिक्स को जानना है, सो आपको पोल थ्योरी पढ़नी पड़ती है, ठीक है। सो ये सारी चीजें इसमें आएंगी। सेकंड क्वेश्चन है अब हमारा, डिफाइन लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब बताना है एंड एनालाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ J.S. मिल इन डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। J.S. मिल ने क्या बताया है। सो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर लिबर्टी का मतलब होता है आपको एक पॉलिटिकल फ्रीडम मिले, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, कोई भी गवर्नमेंट आपके ऊपर कोई रोक टोक ना करे, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और कुछ यहाँ पे ऐसी चीजें होती हैं जो इनहेरेंटली हमको मिलती हैं, कुछ राइट्स होते हैं, कुछ फ्रीडम होते हैं जिसकी प्रोटेक्शन हमें मिलनी चाहिए ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएं और कोई हमारे ऊपर रोक टोक ना हो, इसी को लिबर्टी कहा जाता है। सो किसी तरीके से कोई आपके ऊपर ऑपरेशन ना करे, कोई दबाव ना डाले, ठीक है, और आप जो भी आपके पॉलिटिकल व्यूज हैं उसको लेकर आप फ्री रहो, आपका जो मन करता है आप वो करो, ये इसमें आता है। अब मैं अगर आपको बताऊं लिबर्टी कितने टाइप की होती है, सो एक तो सिविल लिबर्टी होती है। ये मतलब है इसका कि आपको बेसिक फ्रीडम और राइट्स मिले, ठीक है, आप जैसे कि आपको बोलने का अधिकार मिले, आप कहीं पर भी असेंबल हो पाओ,
ठीक है, रिलीजन को लेकर आपको लिबर्टी मिले, आपको फेयर ट्रायल कोर्ट में आपको न्याय मिले, ये आपकी सिविल लिबर्टी है। पॉलिटिकल लिबर्टी की बात करें तो आप इलेक्शंस वगैरह में पार्टिसिपेट कर पाओ, वोट डाल पाओ, आप कोई भी गवर्नमेंट के पद पर रह पाओ, ठीक है, ये आपको लिबर्टी मिले। इकोनॉमिक लिबर्टी यानी कि आप जो भी काम करना चाहते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी करना चाहते हो, आपके ऊपर कोई रोक टोक ना हो, आप खुद की प्रॉपर्टी परचेज कर पाओ, आप ट्रेड कर पाओ, आप कोई भी काम करना चाहते हो तो आप वो कर पाओ। फिर आती है पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है कि आपको ऐसी लिबर्टी मिलती है जिससे दूसरों को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, यानी कि आपके ऊपर पॉजिटिव लिबर्टी में क्या होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप अपनी चीजों को अचीव कर सकते हो, बट इससे दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन नेगेटिव लिबर्टी में क्या होता है कि दूसरों को, आप दूसरों की फ्रीडम में इंटरफेयर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बंदूक लेकर रोड पे निकल लिए कि मैं तो भाई फ्रीडम को एंजॉय कर रहा हूँ, किसी को भी गोली मार दी आपने। आप नशे करके रोड पे किसी के साथ बदतमीजियां कर रहे हो, कह रहे हो कि मैं तो फ्रीडम के साथ जी रहा हूँ। आप किसी को पत्थर मार रहे हो चलते फिरते, आप कुछ भी कर रहे हो ऐसा, तो ये नेगेटिव लिबर्टी है, आप अपनी आज़ादी का गलत फायदा उठा रहे हो। सो ये चीज़ इसमें आती है। फिर है सोशल लिबर्टी। इसका मतलब ये होता है कि सभी को इक्वली अपॉर्चुनिटीज मिले, ठीक है, और आपका चाहे कुछ भी जेंडर है, कोई भी आपकी रेस है, कोई भी आपकी कैटेगरी है, आपको एक तरीके से कोई रोक टोक ना हो किसी तरीके की। कल्चरल लिबर्टी यानी कि आपका जो भी कल्चर है आप उसको प्रिजर्व करो, अपने कल्चरल ट्रेडिशंस को प्रैक्टिस करो, आपको कोई रोक टोक ना हो उस बारे में। अब मैं जेएस मिल की बात बताता हूं, इन्होंने लिबर्टी के बारे में क्या कहा है। जेएस मिल, जिनका नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल, ये 19th सेंचुरी के एक फिलोसफर हैं और ये इकोनॉमिस्ट भी थे, और इनको जाना जाता है, इन्होंने अपना एक ऐसे लिखा था जो कि कहलाता है ऑन लिबर्टी, इसका टाइटल है, 1859 में इन्होंने लिखा था। ये कहते हैं, सबसे पहले इन्होंने अपने इस ऐसे में हार्म का प्रिंसिपल बताया है, यानी कि ये कहते हैं कि आपको जो फ्रीडम मिल रही है, आपकी फ्रीडम किसी दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है, ये इसमें मेन बात बोली गई है। हार्म का मतलब होता है नुकसान। आपकी जो फ्रीडम है ना, वो जब तक अच्छी है जब तक आपके किए गए एक्शंस किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। फिर इंडिविजुअल ऑटोनॉमी की ये बात करते हैं। मिल ये कहते हैं कि मतलब वो ये मानते हैं कि इंडिविजुअल्स शुड हैव द फ्रीडम टू परस्यू देयर ओन गोल्स। हर किसी को एक चॉइस की फ्रीडम होनी चाहिए, जो भी वो करना चाहते हैं अपने तरीके से, वो जो भी अपना डेवलपमेंट करना चाहें वो करें। कोई स्टेट सोसाइटी का मेंबर उनको इंटरफेयर ना करे जब तक वो किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, जो भी वो करना चाहते हैं वो करें। फिर है फ्री स्पीच। जेएस मिल ये कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन सभी को मिलना चाहिए। वो ये बिलीव करते थे आप अपने आइडियाज को खुलकर रखो, जब भी सोसाइटी की प्रोग्रेस होगी। इवन अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस अकॉर्डिंग टू मिल शुड बी अलाउड एक्सप्रेशंस अनलेस दे इंसाइट डायरेक्ट हार्म। ये कहते हैं कि आपको बोलने का अधिकार होना चाहिए, बट किसी को आप गलत मत बोलो, किसी को नुकसान ना हो। बोलने का अधिकार के नाम पे ये नहीं आप किसी को गालियां दे दो, ठीक है। फिर लिमिट्स ऑफ मेजोरिटी रूल। मिल ये कहते हैं कि वो आर्ग्यू करते हैं दैट इवन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी द मेजोरिटी शुड नॉट हैव अनलिमिटेड पावर टू डिक्टेट द लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल। यानी कि किसी भी सोसाइटी में अगर कोई मेजोरिटी में रहता है तो वो माइनॉरिटी वाले लोगों को तंग ना करे। सो वो ये कहते हैं माइनॉरिटी वाले जो लोग हैं, जो नंबर में कम हैं, उनके राइट्स की प्रोटेक्शन की जाए, उनके ओपिनियंस को समझा जाए, इंपॉर्टेंस दी जाए। इंडिविजुअलिटी एंड डाइवर्सिटी। जेएस मिल ये कहते हैं कि मतलब वो एक डाइवर्सिटी चाहते हैं सोसाइटी में, जहां पर अलग अलग लाइफ स्टाइल के लोग हों, अलग अलग ओपिनियंस हों, ठीक है। वो चाहते हैं जितनी वाइब्रेंट सोसाइटी होगी, जितनी डाइवर्स सोसाइटी होगी, उससे और प्रोग्रेस होगी देश की। ये इनकी बातें हैं। आई होप आपको 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है एनालाइज द मीनिंग एंड वेरियस डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। अब आपको इक्वालिटी के बारे में पढ़ना है। इक्वालिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके कई सारे डायमेंशंस हैं। इक्वालिटी का मतलब होता है
आपको इक्वल समझा जाए, आपको ग्रुप के अंदर जो भी सोसाइटी में आप रहते हो आपको बराबर के राइट मिले, बराबर की अपॉर्चुनिटीज मिले, बराबर का आपको ट्रीटमेंट मिले, कोई आपके साथ भेदभाव ना हो, इसी को इक्वालिटी कहा जाता है। एंड इक्वालिटी के भी कई अलग अलग डायमेंशन है, जैसे सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी ये कहती है कि आपको सोसाइटी के अंदर आपके कोई बैकग्राउंड के ऊपर, आपके रेस, जेंडर, आपके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर कोई भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट किया जाए। एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी ये कहती है आप गरीब हो, अमीर हो, आपको बराबर समझा जाए समाज के अंदर, आपको इक्वली आपकी दिहाड़ी, आपकी तनख्वाह मिले, कोई मेल फीमेल जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, यानी कि इकोनॉमिकली आपको बराबर का वो समझा जाए। पॉलिटिकल इक्वालिटी यानी कि जो भी पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं, आप अगर पॉलिटिक्स में आना चाहते हो, वोट डालना चाहते हो, तो सभी को इक्वल राइट्स मिले, सभी को वोट डालने का राइट हो, किसी के जेंडर, रेस या किसी के इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग उसके साथ भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद है लीगल इक्वालिटी। लीगल इक्वालिटी का मतलब है सभी के सामने कानून बराबर हो, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जिस भी देश का, वो इक्वली ट्रीटमेंट दे। ठीक है, और रूल ऑफ लॉ हो, यानी कि कानून का शासन, कानून के आगे सब बराबर हो, किसी के भी रेस, जेंडर, किसी के रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। कल्चरल इक्वालिटी ये कहती है कि जितने भी सोसाइटी में कल्चर के लोग रहते हैं सभी की रिस्पेक्ट की जाए, सभी कल्चर्स जो हैं उनके साथ अच्छे से व्यवहार हो, ट्रीटमेंट अच्छा हो उनके साथ, ताकि वो डिग्निटी के साथ रह पाए सोसाइटी में। एजुकेशनल इक्वालिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को एजुकेशन की तरफ इक्वल एक्सेस होना चाहिए। ये नहीं कि कोई बच्चा गरीब है तो उसको एजुकेशन का एक्सेस ना हो, सिर्फ अमीर बच्चे पढ़ रहे हैं। सो ऐसे में क्या है कि जितनी भी एजुकेशन है वो सबको इक्वली मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, एकेडमिक सक्सेस ताकि सबको मिल पाए। जेंडर इक्वालिटी यानी कि सोसाइटी में अलग अलग जेंडर के लोग रहते हैं, सो किसी भी तरीके का जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सभी को जो है एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में, हर तरीके से इक्वल देखा जाए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी अकॉर्डिंग टू ईजा बर्लिन। सो ईजा बर्लिन जो है बहुत बड़े थिंकर हैं, पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर इनका नाम लिया जाता है। सो ये बताते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है कि जब आपके सामने कोई बैरियर, कोई रोक टोक नहीं होती, यानी कि आपको इतनी फ्रीडम मिली हुई है, आप दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते फिर रहे हो, यानी कि इट्स अबाउट हैविंग द स्पेस टू डू योर ओन थिंग विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, यानी कि कोई आपको आके कुछ नहीं कह रहा, आप आपकी मन मर्जी का काम कर रहे हो। पॉजिटिव लिबर्टी ये कहती है हैविंग द पावर एंड रिसोर्सेज टू फुलफिल वंस ओन पोटेंशियल, यानी कि आप अपने डेवलपमेंट के लिए काम तो करोगे बट आपके ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट्स, कुछ रोक टोक होंगी ताकि आप किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाओ। ये बहुत हद तक मिलता जुलता है जेएस मिल के जैसे जो उन्होंने अपने ऑन लिबर्टी में लिखा है। सो इसका मतलब है कि आपको एजुकेशन भी मिले, आपको हेल्थ केयर में सर्विसेज भी मिले, और आप कुछ भी करना चाहते हो वो करो बट किसी और को नुकसान ना हो रहा हो। सो इन अ नट शेल, एक अगर नट शेल में बताऊं तो नेगेटिव लिबर्टी इज अबाउट फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, फ्रीडम, आपको कोई बाहर से रोक टोक नहीं होती तो वो नेगेटिव लिबर्टी है। पॉजिटिव लिबर्टी है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहे और आप अपने गोल्स को पूरा करो बट थोड़े थोड़े आपके ऊपर रोक टोक भी होंगी जिससे दूसरों को नुकसान ना हो। सो नेगेटिव लिबर्टी एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है जो कि ये बताता है कि आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होगी। ठीक है, और यहां पर अगर देखोगे पॉजिटिव लिबर्टी में ये होती है कि कुछ कुछ चीजें आपको मिलती हैं, आपके ऊपर रोक टोक करेंगी। नेगेटिव लिबर्टी ऑन द अदर हैंड एम्फसाइजेस द एब्सेंस ऑफ ऑब्स्टेकल्स। नेगेटिव लिबर्टी में कोई ऑब्स्टेकल नहीं होगा, कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है, आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। सो अगर आप देखोगे नेगेटिव लिबर्टी इज अबाउट द स्पेस इन विच इंडिविजुअल्स कैन एक्ट ऑटोनोमसली, यानी कि ये एक ऐसा स्पेस है नेगेटिव लिबर्टी का जहां पर आप कुछ भी कर पाते हो। ठीक है, आपके ऊपर कोई गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं होगा, कोई सोसाइटी का प्रेशर नहीं होगा, कोई इंस्टीट्यूट आपके ऊपर कुछ नहीं दबाव डालेगा। सो द कॉन्सेप्ट्स, अगर आप ये कॉन्सेप्ट देखोगे सो बहुत सारे क्लासिकल लिबरल थिंकर हुए हैं पोल थ्योरी में, जैसे जॉन लॉक हैं जो आर्ग्यू करते हैं दैट इंडिविजुअल्स हैव नेचुरल राइट्स। ये कहते हैं कि हर इंसान के कुछ नेचुरल राइट्स होते हैं, जैसे कि जीने का अधिकार, लिबर्टी का राइट, प्रॉपर्टी का राइट, ये सभी को मिलने चाहिए। फिर इसके बाद
ईजा बर्लिन का जो कॉन्सेप्ट है लिबर्टी का, वो उन्होंने अपने ऐसे में लिखा है टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी में, और वो यहाँ पे बताते हैं हमें पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी के बारे में और अच्छे से। नेगेटिव लिबर्टी यही है कि कोई आपके अंदर, मतलब कोई आपके ऊपर ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई आपके ऊपर रोक टोक नहीं है, आप पूरी तरीके से फ्री हो, ठीक है। इंडिविजुअल्स हैव नेगेटिव लिबर्टी व्हेन नो वन इज फोर्सिबली प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम डूइंग व्हाट दे विश, यानी कि कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा, आपका जो मन आ रहा है आप वो कर रहे हो। एंड ये क्या है कि कोएर्सिव नेचर, बर्लिन ये बताते हैं कि पॉजिटिव लिबर्टी है, ठीक है, इसको ये क्या बताते हैं, ही वार्न्स दैट द परस्यूट ऑफ अ कलेक्टिव और हायर गुड एज डिफाइंड बाय अ पार्टिकुलर ग्रुप और अथॉरिटी में लेड टू द इम्पोजिशन ऑफ वैल्यूज ऑन इंडिविजुअल्स लिमिटिंग देयर फ्रीडम। यानी कि अगर ज्यादा पॉजिटिव लिबर्टी होगी तो भाई उनकी फ्रीडम को आप लिमिट कर रहे हो। आप अगर किसी को दबाव में रख रहे हो, पॉजिटिव लिबर्टी में क्या थोड़े बहुत तो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ये कह रहे हैं वो भी नहीं होने चाहिए। डेंजर्स ऑफ यूटोपियनिज्म, बर्लिन ये कहते हैं कि हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन हो जाते हैं, सप्रेस करते हैं, लोगों की फ्रीडम को दबाते हैं, अपनी मनमर्जी का काम करते हैं, तो जहाँ पर ये पॉजिटिव लिबर्टी थोड़ी बहुत आने लगती है सो लोग कभी कभी अथॉरिटेरियन भी हो जाते हैं। सो ये भी ये हमें वार्न कर रहे हैं। और बर्लिन ये कहते हैं इंडिविजुअल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, यानी कि आप अपने लिए जो करना चाहते हो वो करो, और बिलीव्स दैट इंडिविजुअल्स शुड हैव द फ्रीडम टू चूज देयर ओन पाथ्स, हर किसी को अधिकार हो कि वो अपना रास्ता खुद चुने, जो उनको अच्छा लगता है वो करें। और ही इज कॉशियस अबाउट द ओवर आर्किंग आइडियोलॉजी दैट सीक्स टू प्रिस्क्राइब अ सिंगुलर विजन ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ एवरीवन, यानी कि वो यही बता रहे हैं कि भाई पॉजिटिव लिबर्टी जो है ना, उसमें जो थोड़े बहुत भी कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, उससे वो अगर ज़्यादा आगे चलकर सरकार अगर अथॉरिटेरियन हो गई, ज़्यादा दबाव डालने लगी, सो आपकी लिबर्टी ही चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकली इवेल्युएट रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। सो जॉन रॉल्स अगेन एक बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर हैं, ये एक बहुत बड़े फिलोसफर भी हैं, इन्होंने जस्टिस के बारे में बहुत कुछ लिखा है, ठीक है। इनकी जो थ्योरी है जस्टिस की उसको कहा जाता है जस्टिस एज फेयरनेस, और इन्होंने अ थ्योरी ऑफ जस्टिस नाम से अपना वर्क लिखा था, किताब लिखी थी, जो कि 1971 में पब्लिश हुई थी। रॉल्स ने हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से कुछ बताया है। वो कहते हैं एक सोसाइटी में जस्टिस कैसे आ सकता है, ये मेरी थ्योरी पढ़ के आपको समझ में आएगा। उनकी थ्योरी एक ऐसे आइडिया पर बेस्ड है जहां आपको एक ओरिजिनल पोजीशन में रखा जाता है, एक ऐसे सिनेरियो में जहां पर आप समझ लो आप पर्दे के पीछे हो, आपको नहीं पता कि पर्दे के उस पार कौन लोग हैं। जैसे आप ये फोटो देखो, यहाँ पर एक बीच में पर्दा है, और इस पर्दे के आगे कोई बुजुर्ग है, कोई महिला है, कोई पुरुष है, कोई और बूढ़ा है, कोई अमीर आदमी है, कोई व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, यानी कि अलग अलग तरीके के लोग हैं। और यहाँ पे आप हो, आपकी आंखों पर अगर ये पट्टा बंधा हो आपको नहीं दिखेगा सामने कौन है। और अब अगर आप जो भी आप अगर न्याय करोगे तो आप किसी को देखते हुए नहीं करोगे उसकी सिचुएशन की वो कैसा है, अरे यार ये तो बुजुर्ग है, इसके साथ तो मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ कि इसका फायदा हो। सो ये कहते हैं जस्टिस जब ही मिलेगा जब ये पट्टी आपकी आंखों पर होगी, तो आप सामने किसी को देखोगे नहीं, और आप जो भी अपना वहां पे वर्डिक्ट दोगे वो ही करेक्ट होगा। और अगर आप ये पट्टी हटा दोगे सो आपका वर्डिक्ट हो सकता है कि आप भाई किसी को बायस्ड वर्डिक्ट दे दो। सो रॉल्स का ये जो थ्योरी है ना, इसको वेल ऑफ इग्नोरेंस कहा जाता है, यानी कि ये जो आपकी पोजीशन है ये ओरिजिनल पोजीशन है, असलियत में आपको ये होना चाहिए, आपको नहीं पता होना चाहिए उस पार कौन लोग हैं। आप अगर कोर्ट में जाते हो तो जो भी आपने कभी देखा हो कि ये मूर्ति लगी होती है, इस मूर्ति की आंख पे पट्टी होती है, यानी कि न्याय जो होता है ना वो ये देखकर नहीं होता आप पुरुष हो, महिला हो, आप बुजुर्ग हो, अमीर हो, गरीब हो, या आप क्या हो। न्याय हमेशा आंख पर पट्टी बांधकर अपना निर्णय सुनाता है, यानी कि आप जो गलत करेगा वो बुजुर्ग हो चाहे अमीर हो या गरीब हो, उसको अकॉर्डिंग टू रूल्स सजा मिलनी चाहिए। सो यही है जो इनका वेल ऑफ इग्नोरेंस है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी चीज। इन्होंने एक तो इसमें एक ओरिजिनल पोजीशन बताई है। रोल्स कहते हैं कि आपकी एक ओरिजिनल पोजीशन होती है, एक हाइपोथेटिकल सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर आप नहीं जानते कौन क्या है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है ओरिजिनल पोजीशन क्या होती है, तो ये लेफ्ट वाली ओरिजिनल पोजीशन है, अब आप समझ गए होंगे। और वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है कि सोसाइटी में आप कोई बायसनेस ना रखो, आपको पता ही नहीं है भाई आपके सामने खड़ा कौन है, आपकी आंखों पर एक पर्दा है, आपकी आंखों पर एक पट्टा है, और यही वेल ऑफ इग्नोरेंस है।
यहाँ पर इन्होंने दो प्रिंसिपल और बताए हैं जस्टिस के। पहला प्रिंसिपल है इक्वल बेसिक लिबर्टीज। जॉन रोल ये कहते हैं कि मतलब सभी को इक्वल बेसिक लिबर्टीज मिलनी चाहिए, पॉलिटिकल लिबर्टी मिले सभी को, आपको बोलने का अधिकार हो, आपको असेंबल होने का अधिकार हो, आपकी पर्सनल लिबर्टीज आपको मिले, आप जो भी करना चाहते हो, आप जो सोचना चाहते हो, जो भी आप बताना चाहते हो वो आप करो। दूसरा इनका प्रिंसिपल है डिफरेंस प्रिंसिपल। ये क्या कहता है इसमें ध्यान से सुनो। सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज शुड बी अरेंज्ड सो दैट दे बेनिफिट द लीस्ट एडवांटेजेड सोसाइटी। जो सोसाइटी में वो लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, जिनको फायदा नहीं मिला ज्यादा, उनके लिए कुछ काम हो कि उनका फायदा हो। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं जब उनके साथ थोड़ा बहुत न्याय हो पाएगा, जब जिन लोगों को बेनिफिट थोड़ा एडवांटेज कम मिलता है उनके लिए कुछ काम करो। अगर आपको सोशल या इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी को दूर करना है तो आप उन लोगों के लिए भी सोचो जो लोग समाज में थोड़े पिछड़े हुए हैं। हाउएवर जॉन रोल्स की जो थ्योरी है उसके कई क्रिटिक्स भी हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो ये इन्होंने वेल ऑफ इग्नोरेंस वाले टॉपिक में ओरिजिनल पोजीशन दिखाई है और जो वेल ऑफ इग्नोरेंस दिखाई है ये काफ़ी अनरियलिस्टिक है, ये सिर्फ बातें हैं। असलियत में कोई नहीं आंखों पर पट्टी बांध के और उसके बाद मतलब निर्णय सुनाता है, अपना वर्डिक्ट सुनाता है। जो सुनाता है बहुत बारी बायसनेस के साथ भी हो जाता है जजमेंट के टाइम। सो क्रिटिक्स लोग यही कहते हैं कि मतलब ओरिजिनल पोजीशन जो है वहां पर भी रहते हुए बहुत बारी लोग बायस्ड हो सकते हैं, तो आप क्या करोगे। ठीक है, इनके ऊपर सवाल उठते हैं कि भाई ह्यूमन टेंडेंसी है कि आपके अगर जान पहचान का कोई सामने खड़ा है या फिर हो सकता है कि आप कुछ गलत भी बोल दो। ठीक है, सो कुछ भी हो सकता है। सो कुछ लोग इनके क्रिटिक्स में भी हैं। सो एक कॉमन क्रिटिक ये है कि जो बहुत आइडियलिस्टिक है फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड ह्यूमन नेचर, यानी कि लोग कहते हैं इनकी जो थ्योरी है ना ये बड़ी अनरियलिस्टिक है। यानी कि लोग मानते नहीं है कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि ह्यूमन का नेचर है भाई, बायस्ड हो जाता है इंसान। सो ये कैसे कह सकते हैं कि ह्यूमन बायस्ड नहीं होगा। सो सम आर्ग्यू दैट द वेल ऑफ इग्नोरेंस, जो कि मेन चीज है रोल की थ्योरी की, ये बहुत हाइपोथेटिकल है, ये बहुत एक्यूरेटली नहीं बताता कि मतलब जस्टिस कैसा होना चाहिए। तो ये सब बातें हैं। कुछ लोग और क्रिटिसाइज करते हैं जॉन रोल को फॉर हिज फोकस ऑन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड प्राइमरी एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी। लोग कहते हैं जॉन रोल बस ये चाहते हैं कि सभी को जो है इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी के ऊपर ही बस ये बात करते हैं और किसी तरीके की ये बात नहीं करते जस्टिस में। ये अपने जस्टिस के टॉपिक में बस इकोनॉमिक और सोशल बातों को घुसा देते हैं। सो ये इनके एक क्रिटिक है। कुछ क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि ये जो इनकी अप्रोच है ये बाकी एस्पेक्ट्स जो है जस्टिस के, कल्चरल डिफरेंस है, हिस्टोरिकल इनजस्टिस है, जेंडर इनजस्टिस है, कई तरीके के इनजस्टिस होते हैं, ये रोल कोई बात ही नहीं करते इनके ऊपर। इसके अलावा कुछ लोग ये मानते हैं कि रोल्स जो है ना ये कहते हैं कि एक डाइवर्स सोसाइटी के अंदर क्या सभी लोग मानेंगे ये वेल ऑफ इग्नोरेंस को। ठीक है, क्या सभी लोग एग्री करेंगे, क्या मानेगा कोई। सो कई ऐसे भी हैं कल्चरल जो मतलब पढ़ते हैं, जो कल्चरल थिंकर्स हैं, स्कॉलर हैं, वो कहते हैं कि जॉन रोल की जो थ्योरी है ना ये सोशियो इकोनॉमिक वाली, और जो ये बताते हैं जिस तरीके से वेल ऑफ इग्नोरेंस, ये वेस्टर्न सेंट्रिक है, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज में चलता होगा ये सब। पूरे ग्लोबल लेवल पर ये जस्टिस की थ्योरी काम नहीं करेगी, ऐसा है। एग्जामिन द आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स एज एडवांस्ड बाय जॉन लॉक। जॉन लॉक ने नेचुरल राइट्स के बारे में क्या बताया है, अब ये हमें देखना है। जॉन लॉक 17th सेंचुरी के इंग्लिश फिलोसफर हैं, एक पॉलिटिकल थिंकर हैं, और इन्होंने नेचुरल राइट्स के बारे में बताया है। सो अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक ये कहते हैं हर किसी को कुछ राइट्स मिलते हैं फंडामेंटल ह्यूमैनिटी के नाते, और ये कोई गवर्नमेंट नहीं देती बल्कि नेचर से इन्हें मिलते हैं। जैसे लाइफ है, आपको जिंदगी ऊपर वाला देता है, नेचर देता है, ये कोई गवर्नमेंट नहीं आपको जन्म देती। ठीक है, सो ये चीज़ आपकी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। लिबर्टी, ये जॉन लॉक मानते हैं कि लिबर्टी आपकी आज़ादी जो है ना वो आपका एक ऐसा अधिकार है जो कोई गवर्नमेंट नहीं देती, ये आपको मिलता है जब आप पैदा होते हो। प्रॉपर्टी, जॉन लॉक कहते हैं प्रॉपर्टी भी एक नेचुरल राइट है जो कि आपकी मेहनत से आपको मिलता है। आप मेहनत कर रहे हो तो आप अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हो, आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है ये राइट कि मैं कमा रहा हूँ मुझे प्रॉपर्टी का राइट दे दो। जॉन लॉक का जो कॉन्सेप्ट नेचुरल राइट का ये बहुत ही अच्छा है। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी टू क्रिटिसाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, वहां पर ये बताते हैं कि कुछ राइट्स हमारे लिए इनहेरेंट होते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक ये नेचुरल राइट जो होते हैं जैसे राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, जैसे राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट, आपको जीना तो है ना भाई, जीने का अधिकार तो आपको मिलता है। और राइट टू लिबर्टी यानी कि आप कुछ भी कर पाओ, आपको
जो भी आप बोलना चाहते हो, कोई आपके साथ भेदभाव ना हो, अन्याय ना हो। राइट टू प्रॉपर्टी भी यही कहता है कि आप जो अपनी मेहनत कर रहे हो, आप जो भी रिसोर्सेज खरीदना चाहते हो, जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, कोई आपको रोके ना। जॉन लॉक यही बिलीव करते हैं, ये नेचुरल राइट जो है ना, ये आप किसी भी हालत में सरेंडर मत करना, किसी को ट्रांसफर मत करना। ये यही कहते हैं कि हर किसी को ये राइट है कि आप इनको डिफेंड करो, अपने इन राइट्स को, कोई भी वॉयलेट ना करे इन राइट्स को, ठीक है। सेल्फ डिफेंस के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं ये राइट्स। जॉन लॉक यही बताते हैं, इनके जो आइडियाज़ है ना बहुत रेवोल्यूशनरी थे अपने टाइम पर, ठीक है। और क्योंकि उस टाइम पे बहुत मोनार्की होती थी, तो ये मोनार्क वगैरह क्या करते हैं ना, बहुत बारी आपके राइट्स छीन लेते हैं, राजा महाराजा। सो जॉन लॉक ने उस टाइम पे एक रेवोल्यूशन ला दी थी। उनका जो कॉन्सेप्ट है नेचुरल राइट का, इससे बहुत लोगों को आप कह सकते हो प्रेरणा मिली, और बहुत लोग ये कहते हैं कि इनके नेचुरल राइट्स से ही आगे डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स आए। सो ये जो नेचुरल राइट्स हैं, इससे पॉलिटिकल फिलोसफी पता चलती है हमें जॉन लॉक की, वो क्या चाहते थे। और यही है कि मतलब एक ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पर गवर्नमेंट इन नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करे, और गवर्नमेंट जो है, जॉन लॉक ये बताते हैं कि इनकी जो लेजिटिमेसी है वो आप कहते हो कि ये जो राइट्स होते हैं ना, इनको बचाए, ठीक है। डिराइव देयर लेजिटिमेसी फ्रॉम द कंसेंट ऑफ द गवर्नड एंड एग्जिस्ट टू सेफगार्ड दिस इनहेरेंट राइट्स। जो गवर्नमेंट है ना, जिनको रूल कर रही है, उन्हीं से ही उस गवर्नमेंट का वजूद है, तो उन लोगों के ये राइट्स गवर्नमेंट बचाए, ये बातें इसमें आती हैं। और अगर कोई गवर्नमेंट ये अधिकार छीनती है तो उस गवर्नमेंट को हटा देना चाहिए, उड़ा देना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है। आई होप आपको ये बहुत हेल्प करेंगे, सारे क्वेश्चन यही पेपर में आते हैं। डू यू एग्री दैट सेंसरशिप नेगेट्स द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। या आप ये कहो कि क्या सेंसरशिप से आप सॉरी, ये क्वेश्चन गलत आ गया है यहाँ पे। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का ये क्वेश्चन है। आई एम सॉरी, ये क्वेश्चन ये वाला नहीं है। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की एक डिबेट दी हुई है, और वो ये है कि क्या प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट है फेयरनेस के कॉन्सेप्ट पे, यानी कि जो एक फेयरनेस की बात होती है, न्याय की बात होती है, इक्वालिटी की बात होती है, क्या प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन गलत होता है? ये क्वेश्चन है, आप इसको रिप्लेस कर लेना क्वेश्चन को। सो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है एक अच्छा भेदभाव, यानी कि अच्छे कॉज के लिए किया गया भेदभाव। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं सोसाइटी में जो बहुत पिछड़े होते हैं, इन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होती, हिस्टोरिकली इनको बहुत पीछे, आप देखोगे इतिहास में इनको मार्जिनलाइज करके रखा गया होता है, और इन लोगों के लिए अगर सरकार कुछ करती है, सो एक तरीके से ये फेयरनेस और इक्वालिटी को प्रमोट करने की तरह इसको देखा जाए, काउंट किया जाए, ना कि कोई इसको भेदभाव माना जाए। सबसे बड़ा एग्जांपल, SC ST OBC को रिजर्वेशन मिलता है कॉलेजेस में। अब कुछ बच्चे कहते हैं ये हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, इन बच्चों को क्यों कम नंबरों पे एडमिशन मिल जाता है? तो ये लोग कह रहे हैं कि हमें पहले मौका नहीं मिला था पढ़ने का, गवर्नमेंट ने इसीलिए हमें रिजर्वेशन दिया है, तो यही हमारे लिए इक्वालिटी है। सो ये डिबेटेड इशू है बहुत बड़ा, ठीक है। सो फेयरनेस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही गलत चीज है। ये आप कह सकते हो कि मतलब ये SC ST वालों को क्यों सब कुछ मिल रहा है अलग से स्पेशल, हमारे साथ जनरल वालों के साथ क्यों नहीं हो रहा? और कोई कहता है कि जो पास्ट में उनके साथ बुराइयां हुई हैं, जो उनके साथ अन्याय हुए हैं, जैसे SC है, SC कैटेगरी के साथ इतना अन्याय हुआ था, उनको पढ़ने का राइट नहीं था, ये जग जाहिर है। हिस्ट्री में आप पढ़ते हो तो आपको दिखेगा, वहां पे SC ST वालों को नहीं पढ़ने दिया जाता था। आज अगर हमारा देश जब आजाद हुआ तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए कुछ अलग रिजर्वेशन रखा गया कि उनकी हालत सही हो पाए, वो वापस से उस लेवल पर आ पाए जिस लेवल पर वो नहीं आ पाए थे। सो ये कहाँ से गलत हुआ? जबकि कुछ लोग कहते हैं कि मतलब ये बहुत गलत है। समझ आ रहा है आपको? और अब यहाँ पे देखो क्या है, इंटेंशनल इंक्लूजन। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो इस तरीके से होता है कि जो लोग ऐसे हैं जिनको कभी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिला, जो हिस्टोरिकली बहुत डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं, जिनको एजुकेशन में कुछ नहीं मिला, जिनको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, उनके लिए प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन बहुत जरूरी हो जाता है। कोटाज और टारगेट्स, कुछ अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज होती हैं, यानी कि आप अगर कुछ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, सो इसमें क्या होता है, आप कुछ कोटा बना देते हो किसी का, ठीक है, कि मतलब एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो एक कोटा होता है SC ST का कोटा, कि भाई आपको इस कोटे में कम परसेंटेज में एडमिशन मिल जाता है। सो कोटा बनाकर आप पॉलिसीज लाते हो जिससे वो इक्वलिटी आए। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, कुछ केसेस में क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, कुछ पिछड़े हुए समाज से जो आते हैं,
उनको कुछ ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है जैसे कॉलेज एडमिशन के टाइम पे, नौकरी के टाइम पर, और भी जगहों पर इनको कुछ फ़ायदा मिलता है। एड्रेसिंग सिस्टमेटिक बैरियर्स, देखो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है, इसको ये माना जाता है कि जो बहुत समाज में कुछ लोगों ने चीज़ें फेस करी हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं मिली थी हिस्टोरिकली, जो डिनाई कर दी गई थी उनसे, वो उनको वापस मिल सके। टेम्पररी मेजर, देखो कुछ कुछ देशों में प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन या ये जो SC ST का रिजर्वेशन, ये सब जो होता है टेम्पररी बेसिस पर होता है कि भाई कुछ समय तक, जब तक वो इक्वली उस, जैसे मान लो कोई रेस हो रही है और ये स्टार्टिंग लाइन है, सो यहाँ पर जनरल कैटेगरी है, आप समझ लो SC ST तो इधर हैं, ये स्टार्टिंग लाइन पर है ही नहीं, क्योंकि इनको कभी मौका ही नहीं मिला पढ़ने का। सो इनको स्टार्टिंग लाइन पे लाने के लिए ही रिजर्वेशन होता है, ठीक है। और लीगल फ्रेमवर्क, कई देशों में प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको उनके लीगल फ्रेमवर्क्स में लिखा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है, जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। और ये फ्रेमवर्क जो होते हैं लीगल, इससे हमें पता चलता है कि कौन लोग एलिजिबल हैं ये मतलब ये लाभ उठाने के लिए, किन लोगों को इसमें काउंट करना है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। सो इंडिया के अंदर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सो रिजर्वेशन मिलता है एजुकेशन में। हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी रिजर्वेशन पॉलिसीज चलाती है एजुकेशन के अंदर SC ST OBC के बच्चों के लिए, ताकि उनको अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छे इंस्टीट्यूशंस में वो पढ़ें। और रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, आप गवर्नमेंट जॉब में जाओगे तो वहां पर भी SC ST OBC के बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को जॉब में, पब्लिक सेक्टर में, ऑर्गेनाइजेशंस में रिजर्वेशन मिलता है। विमेन के लिए स्पेशल प्रोविजन है। अब अगर आप ये बोलोगे मेट्रो के अंदर जो है पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित क्यों होता है, ये तो भेदभाव हो रहा है भाई लड़कों के साथ, तो ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है। यहाँ पे अच्छे कॉज के लिए डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। विमेन को जरूरत होती है कि उनको, वो आपके और उनके में बहुत बायोलॉजिकल डिफरेंस हैं, वो बहुत प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, सो इसीलिए वो एक डिब्बा बनाया जाता है। सो फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन फॉर विमेन इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जो होती हैं पंचायत, म्यूनिसिपालिटीज, वहाँ पर भी विमेन के लिए प्रोविजंस होते हैं कि एक सीट वगैरह उनके लिए रिजर्व हो। लैंड रिफॉर्म्स बहुत सारे सरकार ने करे हैं, ठीक है, मतलब लोगों ने SC ST लोगों के लिए सरकार ने जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, सरकार ने उनको ज़मीनें दी हैं, सरकार ने उनको लोन्स दिए हैं। सो ये सारी चीज़ें आती हैं। एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ है इंडिया के अंदर, SC ST एक्ट्स हैं, जिससे कि कोई SC ST कम्युनिटी के साथ कोई बदतमीजी करता है तो उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा है। फाइनेंशियल सपोर्ट एंड सब्सिडीज़, गवर्नमेंट लगातार सब्सिडीज़ देती है, फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, स्कॉलरशिप्स देती है SC ST स्टूडेंट्स को। और ऑन द सरफेस प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन माइट सीम टू गो अगेंस्ट द आइडिया ऑफ ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली, हो सकता है कि ये इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट्स के थोड़ा सा अगेंस्ट जाता हो, बट गोल तो यही है ना कि जो लोग हिस्ट्री में जिनके साथ बुरा हुआ है, जो मतलब इतिहास में अगर पन्ने उठाकर देखोगे इतिहास के, जिनको बहुत बुरा बुरा फेस करना पड़ा है, उनको एक स्टार्टिंग लाइन पे लाया जाए, यही है ना मेन। सो आप यही चीज़ें हैं, ठीक है, कि लंबे समय तक तो मतलब ये नहीं होना चाहिए, टेम्परेरी बेसिस पर ही होना चाहिए। सो यही क्वेश्चंस थे हमारे। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप फीडबैक अपना जरूर लिखना, वीडियो को शेयर करके जाना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय